नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 5 जिसका नाम है घरेलू बजट और बचत पार्ट 2 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। अगला टॉपिक है आय व्यय का हिसाब रखना, अकाउंट कीपिंग। इसके लाभ। पारिवारिक आय व्यय का हिसाब रखना प्रत्येक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य है। आय व्यय का हिसाब रखने से गृहिणी को अपनी आर्थिक अवस्था का पता हमेशा लगता रहता है। यदि किसी मद में बजट में निर्धारित रकम से अधिक खर्च हो जाती है तो वह पहले ही सचेष्ट हो जाती है और भविष्य के खर्चों में समुचित कटौती या मितव्ययिता करके बची हुई रकम से पूरे महीने का खर्च चला लेती है। प्रायः दूध वाले, मेहतर, साग सब्जी वाले को संकट काल में कुछ पेशगी देनी पड़ती है या कभी-कभी उनका कुछ बकाया रह जाता है जिसे आगामी माह में चुकाना पड़ता है। हिसाब के अभाव में लोगों से लेन देन में प्रायः गड़बड़ी हो जाती है, अतः प्रत्येक गृहिणी को 2 तरह का हिसाब रखना चाहिए। प्रत्येक तरह के हिसाब के लिए अलग अलग कॉपियां होनी चाहिए। एक कॉपी में तिथि के अनुसार जो भी आय और व्यय हो उन्हें लिखना और बकाया रोज जोड़ते रहना चाहिए। दूसरी कॉपी में गृहस्थी संबंधी खर्च मदों में बांटकर लिखना चाहिए। विभिन्न मदों के सभी खर्चे ब्यौरेवार लिखने से बजट के अनुरूप खर्च करने में सुगमता रहती है। और इसके बाद अगला टॉपिक है दैनिक आय व्यय बही, डेली अकाउंट बुक। दैनिक आय व्यय की बही में रोज की आमदनी और खर्च का ब्यौरा रहता है। बही के प्रत्येक पृष्ठ के बीच ऊपर से नीचे एक खड़ी रेखा रहती है जिसके द्वारा पृष्ठ 2 भागों में विभाजित हो जाता है। बाईं ओर ऊपर जो भी रुपया हाथ में हो या जो भी आय हो उसे लिखना चाहिए। पुनः उस तिथि में जिन वस्तुओं पर खर्च हुआ हो उनके नाम और उनके सामने उनकी कीमत व्यय के खाने में यानी खड़ी रेखा के दाईं ओर लिखना चाहिए। दिन भर के खर्च को अंत में जोड़ लेना चाहिए। खर्च को आय में से घटाकर जो बचे उसे बाद वाले दिन की आय के खाते में ऊपर लिख देना चाहिए। इस प्रकार आय व्यय का हिसाब पूरे महीने तक चलाते रहना चाहिए। महीने के अंत में जो बचत हो उसे दूसरे महीने की आय के खाने में लिखना चाहिए। और अब टेबल फॉर्म में इसको भी लिखा गया है। दैनिक आय व्यय बही का एक पृष्ठ, ए सैंपल ऑफ डेली अकाउंट बुक। इसमें 4 कॉलम हैं। सबसे पहले में तिथि, जैसे 1/4/1993 में, और उसके सामने दूसरा कॉलम है, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 कॉलम्स बनेंगे। तो अब पहली तिथि का इसके सामने दूसरे कॉलम में वेतन और उसके नीचे भत्ता, और तीसरे कॉलम में आय के नीचे वेतन है 2300 रुपया, भत्ता है 300 रुपया और इनका टोटल हो गया 2600 रुपया। और इसके आगे चौथे कॉलम में व्यय, अनाज, और पांचवे में इसका जितना व्यय हो रहा है रुपीज में वो लिखा है। अब व्यय अनाज पे हो रहा है 350 रुपये, किराना पे 160 रुपया, जलावन पे 130 रुपया, नौकर 80 रुपया, समाचार पत्र 100 रुपया और इसका कुल 820, और नीचे रोकड़ शेष 1780 रुपया। अब 2 तारीख को अगला जो है, पहले कॉलम में तिथि के नीचे 2/4/1993, उसके बाद दूसरे कॉलम में शेष अब बचा 1780, आय में लिखेंगे 1780। अब व्यय में दूध वाली, उसके सामने 150 रुपया, फल उसके सामने 30 रुपया और उसके नीचे कुल 180 रुपया, और इसके बाद रोकड़ शेष बचा 1600 रुपया, क्योंकि 1780 रुपया था पहले दिन का बचा हुआ,
उसमें से 180 और खर्च हो गया तो अब रह गया 1600 रुपया। और इस तरह से ये टेबल क्लोज हो जाएगा। तो इस हिसाब से बही खाता रखा जाता है सारा आय और व्यय का। इसी तरह से एक और टेबल है और उसका हेडिंग है माहवार आय व्यय का हिसाब, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आइटम वाइज मंथली एक्सपेंडिचर। सबसे पहले मासिक आय लिखेंगे कितनी है, 2650 रुपया आय है और माह है अप्रैल 1993। अब इसके नीचे कॉलम्स बने हुए हैं कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 कॉलम्स बने हुए हैं। पहले कॉलम में हेडिंग है सामान का नाम, दूसरे का हेडिंग है अनुमानित व्यय, तीसरे में डेट है 2/4, 2 अप्रैल हो गया। उसके बाद अगली डेट है 5/4, उससे अगली डेट है 10/4 और छठे कॉलम में 15/4 और सातवें में 25/4, आठवें में 30/4 और उसके बाद अगले कॉलम में कुल और उसके लास्ट वाले कॉलम में माह के अंत में। अब हम शुरू से इनका हिसाब किताब लिखेंगे। सामान का नाम के नीचे अनाज, अनाज पे सेकंड कॉलम में अनुमानित व्यय है 450 रुपए और 2/4 को 200 रुपया खर्च हुआ, फिर 15/4 को दोबारा लिया गया होगा, उस पर 250 रुपया ये खर्च हुआ। तो ये टोटल हो गया, कुल वाले कॉलम में लिखेंगे 450। इसी तरह से दूसरे नंबर पे घी, घी का अनुमानित व्यय है 50 रुपए। अब घी जो है 15/4 को खरीदा गया 25 रुपए का और कुल हो गया 50 रुपया। और इसके बाद तेल, तीसरा नंबर पे सामान के नाम में तेल, तेल के सामने अनुमानित व्यय है 75 रुपए। अब ये 2 तारीख को खरीदा गया 40 रुपए का और 15 तारीख को खरीदा गया 30 रुपए का, तो ये 70 रुपए का तेल खरीदा गया और इसमें 5 रुपए बच गए, वो लास्ट में लिख दिए +5, लास्ट वाले कॉलम में +5। और इसी तरह अगली लाइन में चीनी, चीनी के सामने 75 रुपए, फिर थर्ड कॉलम में 40 रुपए, फिर सातवें कॉलम में 20 रुपए और आठवें कॉलम में 10 रुपए। उसके बाद टोटल हो गया 70 रुपए। तो ये 75 रुपए रखे थे, 70 खर्च हो गए, तो लास्ट वाला कॉलम है उसमें +5। इसी तरह चाय जो है, चीनी के नीचे चाय, चाय का 50 रुपए अनुमानित था, एक दिन 30 रुपए की ली, फिर 25 रुपए की ली, टोटल हो गई 55 रुपए की। तो ये -5 रुपए एक्स्ट्रा लगा दिए यहाँ पे, तो एंड में -5। फिर दूध का हिसाब, 100 रुपए अनुमानित था, एक दिन 10 रुपए का आया, एक दिन 10 रुपए का फिर से आया, फिर 20 रुपए का आया, तो ये 110 रुपए इसका टोटल बन गया। तो ये भी -10 रुपए, ये भी फालतू आया है। इस तरह से मसाला 80 रुपए का अनुमानित था, फिर 50 का खरीदा एक बार, तो ये 20 का एक बार खरीदा तो 70 रुपए का खरीदा गया, तो 10 रुपए बच गए, तो +10 वहाँ पे। इसी तरह से सब्जी फल 80 रुपए अनुमानित थे, 10 का खरीदा एक दिन, फिर 10 का, फिर 10 का, फिर 10 का, 10 करते रोज रोज लिया, तो अंत में 60 रुपए खर्च हुए, तो इसमें भी 20 रुपए बच गए, तो +20 एंड में। फिर जलावन, इसमें 150 रुपए रखे थे, एक बार 100 रुपए का खरीदा गया, एक बार 50 का, तो ये पूरे ही लग गए 150 रुपए। फिर मकान का किराया 900 रुपया रखा था, 900 ही देना था, तो ये 900 का 900 लग गया। फिर वस्त्रों के लिए 100 रुपया रखा था, लेकिन एक दिन 75 रुपए के कपड़े ले आए, तो ये टोटल खर्चा हुआ 75 रुपए का, तो यहाँ से 25 रुपए बच गए, +25 एंड में। फिर शिक्षा पे 240 अनुमानित था, रखा हुआ था, एक बार फीस दी 100 रुपया लगा, दूसरी पे 110, फिर 30 रुपए, तो ये पूरा करके 240 सारा लग गया। फिर स्वास्थ्य के लिए 75 रुपए रखे थे, एक बार 20 रुपए की दवाई आई, एक बार 5 रुपए की आई, तो 45 रुपए, और एक बार और 20 रुपए की आई, तो 45 रुपए खर्च हुए, तो बाकी बच गए 30 रुपए, ये +30 एंड में लिख देंगे। फिर मनोरंजन के लिए 50 रुपए रखे थे, एक बार 20 खर्चे, एक बार 5 खर्चे, फिर 5 खर्चे, फिर 10 खर्चे, तो 40 रुपए मनोरंजन पे खर्च हो गए, तो ये भी 10 रुपए बच गए, तो +10 एंड में लिखेंगे। फिर पर्व त्योहार पे 50 रुपए रखे थे, लेकिन एक बार 30 रुपए ही खर्च हुए, तो यहाँ पर भी 20 रुपए बच गए, +20 एंड में लिख देंगे। फिर अन्य और खर्चों के लिए 50 रुपए रखे थे, उसमें 25
खर्च हुए, फिर 5 हुए, फिर 10 हुए, तो ये 50 के 50 ऊपर के खर्चों में खत्म हो गए, तो यहाँ पे 0 ही बचा है। फिर बिजली के 70 रुपए रखे थे, लेकिन 75 रुपए उसके बिजली का खर्चा हो गया, तो यहाँ पे -5। फिर बचत के -45 पहले थे, 45 रुपए पहले बचे हुए थे, तो उसमें से 30 रुपए खर्च हो गए, तो अब 15 रुपए बचत के पड़े हैं हमारे पास। तो इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो एंड में 105 रुपए नीचे आ रहा है। तो असल में उनकी आय थी 2600 रुपया और उसमें वो 110 मिलके 2650 रुपया। तो ये सारा हिसाब किताब इसी तरह से किया जाता है। अगला टॉपिक है बचत। पारिवारिक आय का कुछ अंश संभावित दुर्घटना, बीमारी, वृद्धावस्था, बच्चे बच्चियों की शादी के लिए जमा रखना आवश्यक होता है। लेकिन गाढ़ी कमाई से बचा हुआ धन कैसे सुरक्षित रहे और कैसे उससे लाभ प्राप्त हो, यह प्रश्न भी हमारे सामने बराबर उठता रहता है। अपने बचाए हुए धन को केवल चोर उचक्कों, चूहों, दीमकों या अन्य प्राकृतिक दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखना ही जरूरी नहीं है, बल्कि ऐसा इंतजाम भी करना आवश्यक है जिससे इस बचत में वृद्धि होती रहे। यदि बचाए हुए धन को लाभकारी मदों में लगाकर इस्तेमाल में आने दिया जाए तो यह निरंतर बढ़ता रहता है। यदि धन को नोट, सोने या चांदी के बने जेवर, जवाहरात आदि के रूप में गाड़ कर रखा जाए तो उसमें कोई वृद्धि नहीं होती, बल्कि उनके खोने और स्वयं अपनी जान का खतरा भी हमेशा बना रहता है। और अब बचत से लाभ। नंबर 1, भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। प्रत्येक परिवार में आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है, जैसे शादी, मृत्यु, मुंडन, नए बच्चे का जन्म, अतिथि का आगमन, जनेऊ, बीमारी, बच्चों की उच्च शिक्षा आदि। ऐसे समय पर बचत की हुई राशि ही काम आती है। इसलिए भविष्य के लिए बचत करना आवश्यक है ताकि ऐसे समय में कर्ज के बोझ से लदना ना पड़े। दूसरा पॉइंट, शारीरिक असमर्थता के समय आर्थिक सुरक्षा। यदि धनोपार्जन करने वाला अचानक बीमार हो जाए, उसकी नौकरी छूट जाए या व्यापार में घाटा हो जाए, तो ऐसे समय में बचत ही आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट, बुढ़ापे का सहारा। नौकरी से अवकाश प्राप्त करने पर बचत की हुई राशि से ही जीवन सुखमय व्यतीत होता है। और अब अगला टॉपिक है बचत कहाँ जमा रखी जाए। बचाया हुआ धन डाकघर, बैंक, बीमा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, भविष्य निधि योजना, सहकारी संस्थाएं, कंपनियों के हिस्से, शेयर्स या ऋण पत्रों, डिबेंचर्स आदि में रखने से धन सुरक्षित भी रहता है तथा आय का एक साधन भी हो जाता है। पहला पॉइंट, डाकघर बचत योजना, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। प्रत्येक कस्बे या शहर में डाकघर होता है तथा उसमें डाकघर बचत योजना का प्रबंध रहता है। कोई भी व्यक्ति डाकघर में बचत खाता खोल सकता है। डाकघर में जमा किया हुआ धन सुरक्षित रहता है और जमा की गई रकम पर सूद भी मिलता है। दूसरा पॉइंट, बैंक। बैंक में रुपया जमा करना श्रेष्ठ एवं उत्तम विधि है। बैंक में रुपया पूरी तरह सुरक्षित रहता है और जमा राशि पर ब्याज भी मिलता है। आवश्यकता पड़ने पर बैंक से आसानी से रुपए निकाले भी जा सकते हैं। रुपया जमा करने पर बैंक एक लेखा पुस्तिका यानी पासबुक देता है। इस पुस्तिका पर जमा तथा निकासी की राशि बैंक लिख देता है। रुपया निकालने के लिए बैंक जमाकर्ता को चेक बुक देता है। चेक पर निकाली जाने वाली राशि दिनांक भरकर जमाकर्ता को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। चेक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वाहक चेक, बेयरर चेक। जो ऐसे चेक होते हैं, ऐसे चेक का भुगतान कोई भी व्यक्ति जिसके पास वह चेक हो बैंक से ले सकता है। बैंक केवल वाहक से चेक की पीठ पर हस्ताक्षर कराकर रुपए दे देता है। भरा हुआ ऐसा चेक खो जाने पर बैंक को तुरंत सूचना देनी चाहिए। दूसरा, आदिष्ट या आदेशक चेक, ऑर्डर चेक। जिस चेक में प्राप्तकर्ता के नाम के अंत में आदेश या आदिष्ट लिखा रहता है उसे आदेशक चेक कहते हैं। जिस व्यक्ति का नाम उस चेक पर लिखा रहता है उसे या उसके आदेशानुसार ही बैंक रुपया देता है। तीसरा टाइप है रेखांकित चेक, क्रॉस्ड चेक। आदिष्ट चेक को और भी अधिक सुरक्षित बनाने के लिए चेक की बाईं ओर ऊपर 2 तिरछी समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। ऐसे चेक का भुगतान जो है वो बैंक नगद नहीं देता, बल्कि जिस व्यक्ति के नाम से चेक रहता है उसके खाते में रुपया जमा कर दिया जाता है।
और तीसरा पॉइंट है जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। निश्चित आय एवं खर्चीले व्यक्ति के लिए बचत का यह एक अच्छा साधन है। मध्यम वर्ग के लोगों में यह काफी प्रचलित है। किसी भी रकम का जीवन बीमा कराया जा सकता है और बीमा की किस्त अपनी सुविधा अनुसार मासिक, त्रैमासिक और छमाही भी हो सकती है या वार्षिक, किसी भी तरह से ये दी जा सकती है। बीमा की अवधि समाप्त हो जाने पर या बीमा कराने वाले व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाने पर उसकी स्त्री या बच्चों को बीमा कराई गई राशि के पूरे रुपए मिल जाते हैं, भले ही उस समय तक पूरी राशि जमा ना हुई हो। बच्चों की शादी, पढ़ाई लिखाई के लिए भी बीमा करवाया जाता है। अवधि समाप्त होने के पहले भी बीमा कंपनी से कर्ज लिया जा सकता है। बीमा कंपनी बीमा की राशि पर प्रति वर्ष बोनस भी देती है। और 4th नंबर पे है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सरकार द्वारा यह एक महत्वपूर्ण बचत योजना चलाई गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी भी राशि का सर्टिफिकेट खरीद सकता है। यह सर्टिफिकेट एक निश्चित अवधि के लिए होता है। समय पूरा हो जाने पर धन राशि ब्याज सहित क्रेता को मिल जाती है। इसमें लगाया गया धन निर्धारित अवधि के बाद दुगना हो जाता है। और 5वां पॉइंट है भविष्य निधि योजना, प्रोविडेंट फंड स्कीम। यह नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य बचत योजना है। इस योजना में प्रति माह वेतन से एक निश्चित राशि भविष्य निधि में जमा की जाती है। और अंत में गृहिणियों के लिए सुझाव। कुशल गृहिणियां परिवार की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती हुई घर के खर्च में निम्नलिखित प्रकार से कमी कर सकती हैं। नंबर 1, महंगी चीजों के बदले सस्ती मजबूत चीजें खरीदकर। नंबर 2, उपज के मौसम में सस्ते अनाजों को थोक खरीदकर। नंबर 3, अनाज, फलों, साग सब्जियों को सुरक्षित रखकर। नंबर 4, सहज सुलभ चीजों का प्रयोग करके। और नंबर 5, खाना पकाने में ईंधनों की बचत करके। इस तरह से वो बचत कर सकती हैं। होम साइंस क्लास 10 फिजियोलॉजी बुक के यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 5 उसकी प्रश्नावली। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। इसके अंडर पहला प्रश्न है, नौकरी पेशे वाले की आय कैसी होती है। ऑप्शंस हैं क निश्चित, ख अनियमित, ग अनिश्चित, घ साधारण। प्रश्न नंबर 2, विशेष अवधि में होने वाले पारिवारिक आय व्यय के विवरण को हम क्या कहते हैं। क लेखा जोखा, ख पारिवारिक बजट, ग अंकेक्षण, घ इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 3, बजट बनाते समय निम्न आय वाले अधिक व्यय करते हैं। क आराम संबंधी वस्तु पर, ख भोजन पर, ग विलासिता संबंधी वस्तु पर, घ आवास पर। चौथा प्रश्न, बजट बनाते समय उच्च आय वाले अधिक व्यय करते हैं। क भोजन पर, ख आराम संबंधी वस्तुओं पर, ग आवास पर, घ विलासिता संबंधी वस्तुओं पर। पांचवा प्रश्न, इनमें कौन बचत के विनियोग का उत्तम साधन है। क सोना खरीदना, ख बॉक्स में धन सुरक्षित रखना, ग फर्नीचर खरीदना, घ बैंक में जमा करना। छठा प्रश्न, पारिवारिक बजट होना चाहिए। क घाटे का, ख संतुलित, ग बचत का, घ असंतुलित। सातवां प्रश्न, बजट में बचत का प्रतिशत रखना चाहिए। क 5%, ख 10%, ग 15% और घ 20%। दूसरी टाइप के क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, निम्न वर्ग के परिवार की आय का सबसे अधिक भाग डैश पर खर्च होता है। नंबर 2, परिवार के आय व्यय के मासिक या वार्षिक लेखा जोखा को पारिवारिक डैश कहते हैं। नंबर 3, जिस बजट में अनुमानित आय प्रस्तावित व्यय से कम रहती है उसे डैश का बजट कहते हैं। नंबर 4, जिस बजट में अनुमानित आय प्रस्तावित व्यय से अधिक रहती है उसे डैश का बजट कहते हैं। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्न आय परिवार का बजट बनाते समय मुख्यतः किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, गृहिणी अपने बजट से बचत किए गए धन का सदुपयोग किस प्रकार करेगी।
किन्हीं 3 साधनों के नाम लिखें। तीसरा प्रश्न है, पारिवारिक बजट के आय पक्ष और व्यय पक्ष का क्या अर्थ है, लिखें। प्रश्न नंबर 4, पारिवारिक बजट बनाने में कुछ बचत के लिए क्यों व्यवस्था रहती है। प्रश्न नंबर 5, बजट बनाते समय गृहिणी किन मुख्य बातों पर ध्यान रखेगी। प्रश्न नंबर 6, घरेलू बजट में गृहिणी किस किस मुख्य मद पर खर्च करेगी। प्रश्न नंबर 7, परिवार के लिए बजट बनाने से क्या लाभ होता है। प्रश्न नंबर 8, गृहिणी अपने परिवार की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भी घर के खर्च में किस प्रकार कमी कर सकती है। प्रश्न नंबर 9, चेक कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 10, बचत करना क्यों आवश्यक है, बचत के कोई 3 लाभ बताएं। और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, पारिवारिक बजट किसे कहते हैं, इससे हमें क्या लाभ होता है। प्रश्न नंबर 2, पारिवारिक बजट कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में प्रत्येक की विशेषता बताएं। प्रश्न नंबर 3, पारिवारिक बजट बनाने के क्या सिद्धांत हैं, संक्षेप में लिखें। प्रश्न नंबर 4, घरेलू बजट तैयार करने के किन्हीं 5 लाभों को लिखें। प्रश्न नंबर 5, बचत करने के किन्हीं 5 सुरक्षित साधनों का वर्णन करें। और इसी के साथ इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।